नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं वरुण सिंह राठौड़। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है, आज की हमारी क्लास का जो शीर्षक है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो आज जो हम सारी बात करेंगे वो सारी की बात किसके ऊपर निर्भर रहेगी, हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। यानी ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का टाइटल है, राइट। बाकी सब बात करने के लिए हम दूसरी क्लासेस रखते हैं, और जो क्लासेस अभी लेता हूँ वो मैं टॉपिक पे ही फोकस रखता हूँ, टॉपिक को ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सारी बातें अपन सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो एक्स्ट्रा बातें अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको क्या कह सकते हैं, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में देख लेना, ऐसी राइटिंग आ रही है मेरी, इसमें थोड़ा सा कोशिश करूँ सुधारने की। का विकेंद्रीकरण, ठीक है, ओके। तो ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब कुछ नहीं है, जब आप एक मैनेजर होंगे, आप एज ए मैनेजर होंगे, तो ये आपके मैनेजमेंट करने में, जो आपके मैनेजमेंट करने के गुण होंगे आपके एज ए मैनेजर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वहाँ पे क्या होंगे, एज ए सुपीरियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके ओहदे में आपसे छोटे हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डेलीगेशन करना पड़ेगा अपने अथॉरिटी का। यानी जो अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी आपके पास है, पावर केंद्र आपके पास है, ये आपका हो गया मेन पावर स्टेशन, आप हो गए पावर स्टेशन। लेकिन इस पावर स्टेशन में छोटे पावर आपको दूसरों को भी देते हुए चलना पड़ेगा, अन्यथा आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी चीज़ों का अथॉरिटी अगर आपके पास रखी है आपने, तो उन कामों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि आप अकेले आदमी कहाँ पहुँच पाओगे, पहुँच नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने काम को, मैनेजर का एक गुण होता है कि दूसरों से काम लेने का तरीका उसके अंदर होता है, ठीक है। ये मैनेजर का एक सबसे बड़ा गुण होता है। जब मैं मैनेजमेंट के बारे में बताया था तब भी बताए थे मैंने, इसके कुछ इंपॉर्टेंस बताए थे, सिग्निफिकेंस बताए थे, फीचर्स बताए थे, और उसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि मैनेजर का काम है टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर, दूसरों से कार्य कैसे लिया जाए, ये इसका मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट एक उसके अंदर गुण होता है, इंपॉर्टेंट एक उसके अंदर कला होती है, राइट। तो ये कला तब होगी जब दूसरों से आप काम तब ले पाओगे जब आप उनको अथॉरिटी दोगे। क्या दोगे आप उनको, अथॉरिटी मतलब आप उनको अधिकार दोगे कोई काम करने का, तभी तो वो कोई काम कर पाएंगे। नहीं तो हर काम के लिए वो अगर आपसे पूछेंगे, अगर हर चीज़ के लिए वो आपके पास आएंगे, दैट मीन्स वो काम और ज़्यादा डिले हो जाएगा, और आप तंग हार के आप लास्ट में एज ए मैनेजर आप ये बोलोगे एज ए सुपीरियर कि चलो मैं ही कर लेता हूँ, किसी और को बोलूँगा वो फिर मेरे से पूछने आएगा, फिर मेरे से 10 बार क्वेश्चन करेगा। तो ये काम जो अननेसेसरी डिले हो रहा है, जो काम 10 मिनट में होना चाहिए था उसको 2 दिन लग गए, क्योंकि वो मुझसे पूछेगा, फिर मैं उसको जवाब दूंगा, फिर मैं चीज़ें करूंगा। तो इन चीज़ों में अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो जाता है। तो आपको उनको उनके स्तर पे ही डेलीगेट करके चलता होगा, उनको पावर वहीं पे देते हुए चलना पड़ेगा अथॉरिटी, कि भैया तुम अपने स्तर पे इसको ओके कर देना, तुम अपने स्तर पे इसको देख लेना, मैं तुम्हें ये अथॉरिटी देता हूँ। इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मोटा मोटी मैंने आपको लोकल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा दी, राइट। अब अपन समझते हैं इसका सिस्टम पूरा, ठीक है सर, समझते। सबसे पहले ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग डाउन ऑफ अथॉरिटी। ये प्रोसेस है, क्या करता है, ये अथॉरिटी अधिकारों को पुशिंग डाउन, नीचे की तरफ धकेलता है, पुशिंग डाउन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर से किसके पास, सबऑर्डिनेट की तरफ ये क्या करता है, धकेलता है अथॉरिटी को, अधिकारों को, राइट। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, ये बात अभी आपने बताई थी, वही बात कह दी आपने, ठीक है। किसको देता है, उन सबऑर्डिनेट्स को देता है जो हु पजेस स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उन सबऑर्डिनेट्स को देता है। ये उन सबऑर्डिनेट्स की बात करता है जिनके पास क्या हो, स्पेशलाइज स्किल हो कार्य करने की। ऐसा नहीं कि हर किसी को अथॉरिटी देते हुए जाएगा, वो उन्हीं को देगा जिनके पास क्या हो, स्पेशलाइज स्किल होगी काम करने की, टू परफॉर्म
सच जॉब, जो भी जॉब आप उसको दोगे उस जॉब के साथ उसको अथॉरिटी तभी दोगे जब उसके अंदर वो स्किल होगी, उसके अंदर वो गुण होगा कि उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सके, तभी आप उसको अथॉरिटी दोगे कि भाई आज से ये काम तू देख और इसकी सारी अथॉरिटी मैं तुझे देता हूँ। बड़ा कोई मैटर हो तो मेरे से पूछना ना, अन्यथा तू अपने लेवल पर इसको देख ले। ठीक है, तो ये बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को आगे डेलीगेट करना। ठीक है, मैंने बताया जैसे आपको एक मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है टू गेट वर्क, टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये अपन हमेशा पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ा होगा कि मैनेजर का एक सबसे बड़ा फीचर इस मैनेजमेंट का ये होता है कि दूसरों से कार्य कैसे कराया जाए। ये एक अच्छे मैनेजर की खूबी होती है, लेकिन वो दूसरों से काम कराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स ही हैव टू, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बाय डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी, बाय डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी। तो बाय शेयरिंग अथॉरिटी, शेयरिंग अथॉरिटी विथ देम। दूसरों से काम कब लोगे, जब आप उनको अथॉरिटी, उनको अधिकार दोगे काम करने का, तभी आप उनसे कोई फायदा है उनसे काम करवा सकते हो, बिना अथॉरिटी काम नहीं करेंगे। ये क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या है, इट इज एक्ट ऑफ ट्रस्ट, इट इज एक्ट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये क्या है, इट इज एक्ट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे भरोसा और ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी भरोसा और कॉन्फिडेंस यानी उस पर दोनों को बात एक ही बात है, ट्रस्ट यानी किसी पे भरोसा करना और दूसरी बात है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके भरोसे पे वो अगला आदमी खरा उतरेगा। ठीक है, तो ये बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, कैसे डेलीगेट किया जाता है, कैसे आपको केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण किया जाता है अधिकारों का, डेलीगेट कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है इसका, एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात करता हूं इस प्रोसेस के अंदर आता है, तो वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को पहले ही डिटरमाइन करना है। वो तो सिंपल सी बात है, हर प्रोसेस को जब भी मैंने आपको मैनेजमेंट पढ़ाया चाहे प्लानिंग बनाया, जहाँ पे बताया वहाँ पे मैंने एक बात सिंपल सी आपको कही थी कि सिंपल सा फंडा है हर प्रोसेस का, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस का क्या सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट या क्या बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड, आपको अपना स्टैंडर्ड या रिजल्ट पहले सेट करना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप किससे कंपैरिजन करोगे, आपके पास कोई मापदंड पहले से होगा, उसी से तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करोगे, फिर बताओगे कि भाई अच्छा काम हुआ या बुरा हुआ। तो मापने के लिए पहले तो कोई एक मापदंड तो रखना पड़ेगा आपको। यानी अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में 100 यूनिट बनती है, तो 100 यूनिट बनना ये भी क्या है, मेरा मापदंड है। अब 1 घंटे में बनी 80 यूनिट है, तो मैं इससे मिलाप करूंगा तभी तो पता चलेगा कि 20 कम बनी है। तो सबसे पहला काम है आपको क्या करना है, रिजल्ट जो है उसको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को पहले ही आपको डिटर्मिनेट करके वो चलता है। किसका रिजल्ट, जब सबऑर्डिनेट को मैं डेलीगेट करूंगा अथॉरिटी, उनको अधिकार दूंगा, उससे पहले उन अधिकार को लेते हुए वो क्या काम करेंगे, उस काम का रिजल्ट क्या होगा, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मुझे पहले डिटरमाइन करना है। अगर मैं किसी वर्कर को काम देता हूं कि भाई आज से मेरे ऑटोमोबाइल्स की मेरा शोरूम है, सर्विस सेंटर है, और वर्कशॉप्स पे मैंने एक एज ए सुपीरियर मेरे अपने अंडर में एक आदमी बिठा रखा है, मेरे सबऑर्डिनेट्स को मैंने पावर दे दिया और डेलीगेट अथॉरिटी दे दी कि वर्कशॉप्स की सारी जिम्मेदारी तू देखेगा। अब जब मैंने ये बोल दिया तू देखेगा, दैट मीन्स क्या हुआ, जिम्मेदारी इन द सेंस उसको अथॉरिटी दे दी कि वर्कशॉप में नया आदमी लाओगे या जा रहा है तो उसकी परमिशन मुझे लेने की जरूरत नहीं, आप मिस्टर एक्स से भी आप बात कर सकते हो या मिस्टर अजय से भी आप बात कर सकते हो, और अजय क्या करेगा, इसको पूरा देखेगा। एज ए सुपीरियर मैंने कह दिया, बहुत लोग आ रहे थे, रोज आना जाना उनके इंटरव्यू लेना मेरे लिए बस की बात नहीं, मैंने अथॉरिटी किसको दे दी, अजय को दे दी, वर्कशॉप को लेके। ठीक है, अब अजय वहां पे इंटरव्यू लेता है, अजय किसी को रखता है, अजय किसी को निकालता है, सब उसके पास अथॉरिटी आ गई, पावर आ गया, अधिकार आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैंने उसको पावर दिया दैट मीन्स मैं ये तो एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि मेरा जो एम्प्लॉय उस वर्कशॉप में एम्प्लॉय या वर्कर क्या दूं, जो वर्कर का टर्नओवर रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। वर्कर का टर्नओवर रेशियो कम होगा, सीधी सी बात है, जब वो वहां बैठेगा तो उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, हर किसी को निकालने की कोशिश नहीं करेगा, अच्छा बिहेवियर करेगा। तो ये चीजें मैं सोच के चलूंगा एज ए सुपीरियर। ठीक है, मैं समय नहीं दे पाता था, इसलिए मैंने अथॉरिटी अपने निचले स्तर का किसी आदमी को दी है, अजय को दी है, तो मैं टर्नओवर रेशियो कम होगा। उसके बाद
मेरे पास केसेस जो वर्कर रिलेटेड एम्प्लॉय रिलेटेड केसेस है वो मेरे पास ना के बराबर आएंगे, राइट। तीसरी बात, जो एफिशिएंसीज है, जो वहाँ काम कर रहे हैं वर्कर, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे लोगों को वो, क्योंकि जब उसके पास अथॉरिटी दे दी दैट मीन्स वो अच्छा काम करेगा, ज़्यादा समय दे पाएगा। मैं इतना समय नहीं दे पा रहा था, तो वो समय दे पाएगा, दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को हायर करेगा, ना कि ऐसे अरे गहरे जैसे मुझे पता नहीं चलता था और मैंने समय नहीं मिलता था, एज ए सब किसी को भी अपॉइंट कर लेता था। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या है, ये मेरी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि मेरी अथॉरिटी देने के बाद वो क्या रिजल्ट मेरे लिए लाएगा, राइट। तो सबसे पहले प्रोसेस का सबसे पहला ही काम है कि हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को पहले ही माप के रखना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को पहले ही देखते हुए रखना है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। या मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ पे डिटर्मिनेशन, आपको यहाँ पे पता करके रखना है, डिटरमाइन करना है, समझना है, कैलकुलेट करना है क्या, ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पोजीशन। जिस पोजीशंस पे आप उनको अपॉइंट कर रहे हो उन पोजीशंस पे उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये पहले ही डिटरमाइन करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो आपके जो उम्मीदों पे खरा उतरा है कि नहीं, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप चाह रहे थे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसने दिया है कि नहीं। दूसरा प्रोसेस का स्टेप है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद आपको करना पड़ेगा असाइनिंग द ड्यूटीज। अब आपको उनको उनकी ड्यूटीज देनी पड़ेगी, उनको ड्यूटीज असाइन करनी पड़ेगी, ड्यूटीज उनको एलोकेट करनी पड़ेगी, ड्यूटीज आप उनको देनी पड़ेगी कि भाई हाँ तू ये काम करेगा, तू वर्कशॉप संभालेगा, तू ये करेगा, आज से तेरे पास ये अथॉरिटी, तो ये सब आपको चीजें देनी पड़ेगी, उनको असाइन करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, कैसे करोगे असाइन, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन उनके पास है, कौन किस चीज में होशियार है, किस चीज में किसका एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड, यानी उनका नॉलेज किस चीज में है, किस चीज में वो सतर्क है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उनमें ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, उस जैसे जैसे सबऑर्डिनेट जो जिस चीज में जिस फील्ड का होशियार आदमी है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एप्टीट्यूड है, उसको उस तरीके से आपको क्या देना पड़ेगा, ड्यूटीज अलॉट करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ड्यूटीज आप दे रहे हो वो ड्यूटीज मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। वो ड्यूटीज है जो आप उसको असाइन करने जा रहे हो वो मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली आपको उनको डिफाइन करना है कि आपका कार्य ये रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें भी आप सिर्फ हवा में बातें करो और फिक्स ड्यूटी उनको नहीं बताओ, मैं बताऊंगा तब आपको काम करना है, ऐसा नहीं। आपको उसको ड्यूटी को पहले ही क्या करना है, निर्धारित करनी है और क्लियरली निर्धारित करनी है। तीसरा स्टेप इसमें आता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन में, यानी आपने रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर दिया, ड्यूटीज भी उनको सौंप दी, अब उनको अथॉरिटी दे दो भैया। जब सब चीज दे दी अब उनको प्रोवाइडिंग अथॉरिटी, अब उनको अथॉरिटी भी दे दो, अधिकारियों से भी उनको मिला दो कि अब तुम्हारे ये अधिकार रहेंगे। तो जो डेलीगेशन का करने का काम है, डेलीगेशन इज मीनिंगलेस। जो डेलीगेशन है, आगे विकेंद्रीकरण है, वो क्या है, मीनिंगलेस है अगर क्या करते हो, अनलेस एडिक्वेट अथॉरिटी is not given to subordinate, या अनलेट, ये ऐसे कर दो, is given to subordinates। कहने का मतलब क्या हुआ, डेलीगेशन करना व्यर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा अगर अथॉरिटी का डेलीगेट नहीं किया आपने। मेन तो बात इसी की पड़ रहा है अपन कि अथॉरिटी को देना है, उनको अधिकारों उनको देना है, साथ ही साथ खाली काम बांटने से मतलब नहीं होगा, उनको साथ ही साथ उनको काम के साथ उनको उस काम के रिलेटेड अधिकार भी देना पड़ेगा। यानी मिस्टर अजय को मैंने अधिकार भी दिया कि तू ही अपॉइंट करेगा, तू ही निकालेगा, तो ये अधिकार देना हुआ, सिर्फ उस पर नजर रखने की बात उसको नहीं की मैंने, साथ ही साथ उसको क्या दिया, अधिकार भी दे दिया। तो आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी कर लिया, अब आपने उसको ड्यूटीज भी दे दी और उसके साथ साथ अधिकार भी प्रोवाइड कर दिया। अब आपका क्या काम है, अब उसका आप दायित्व भी बांध दो, खाली अधिकार देने से ऑब्लिगेशन क्रिएशन करो। ऑब्लिगेशन क्रिएशन का मतलब, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व, उत्तरदायित्व, उसको बताओ कि तेरा क्या दायित्व रहेगा, ऑब्लिगेशन। और क्या बोलता है, अकाउंटेबिलिटी, यानी तू किसके लिए जिम्मेदार रहेगा। अगर वहां पे कोई चूक होती है वर्कशॉप के अंदर तो मिस्टर अजय तू जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि मैंने सारी अधिकार तुझे दिए है। तो साथ ही साथ उसको ऑब्लिगेशन, उसकी जिम्मेदारी भी उसको बताई जाए कि तू जिम्मेदार किन चीजों के लिए रहेगा। तो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑब्लिगेशन क्रिएशन भी करना जरूरी है, राइट। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ गए ना। यहाँ पे आपको उनके साथ साथ, उनके टास्क के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है, जो उनका टास्क है, उसके साथ साथ आपको उनको ऑब्लिगेशन भी देना है कि इस टास्क की जिम्मेदारी, सक्सेस हुआ तो भी जिम्मेदारी तेरी,
और फेलियर हुआ तो भी उसका ऑब्लिगेशन, उसकी जिम्मेदारी तुझे भुगतनी पड़ेगी। तो वो काम करेंगे, नहीं तो बोलेंगे हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है, हम तो दूसरों का काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पांचवा जो सबसे लास्ट है वो है जो परफॉर्मेंस हो चुका है, जो काम वो कर चुके हैं उनका इवेल्युएशन करो। इवेल्युएशन यानी उनका मापदंड देखो, क्या काम किया उन्होंने, किस तरीके से किया, और लगता है वहां पे एप्रिसिएशन दो, और जहां लगता है किसी बंदे ने अच्छा काम किया है तो उनको अप्रिशिएट भी करो। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ऐसा इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम टू बी एस्टेब्लिश्ड to check and evaluate the performance of the subordinates। ठीक है, यानी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन और ऐसा कंट्रोल सिस्टम तैयार करना है जिससे उनके परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाए। ऐसा नहीं सिर्फ अथॉरिटी देके आप शांति से बैठ गए वो देखेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग वाला रिजल्ट, हम कब एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिटरमाइन करेंगे, ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस का उसके साथ क्या करेंगे, हम मिलाप करेंगे। जब मिलाप करेंगे तब हमें पता चल जाएगा एप्रिसिएशन के लायक है या डेप्रिसिएशन के लायक है। ओके, तो यह तक यहां तक थे डेलीगेशन का प्रोसेस। डेलीगेशन होता क्या ये समझा आपने, उसके बाद हम समझा डेलीगेशन के प्रोसेस क्या, उसमें 5 स्टेप्स अपने समझा। सबसे पहले रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना है, उसके बाद उनकी ड्यूटी को असाइन कराओ, उसके बाद उसको अथॉरिटी दो, अथॉरिटी के साथ चौथा काम ऑब्लिगेशन भी दो, दायित्व भी दो, और फिर उनके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करो। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब जो तीसरी चीज आ रही है हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में वो है कि क्या प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन जब हम करते हैं, जब हम विकेंद्रीकरण करते हैं, तब उसमें क्या सबसे ज्यादा मुख्य प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बहुत ईजी है। प्रॉब्लम्स मुख्यतः अपने 3 भागों में बांट दी। किसमें? 3 भागों में बांट दी। सबसे पहले आपने बोला ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर, यानी जो सुपीरियर, जो डेलीगेशन अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है उसके पार्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फिर हमने बोला ऑन द पार्ट ऑफ जो अथॉरिटी ले रहा है, ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, उसके लिए क्या क्या, उनके पार्ट से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और फिर हमने बोला ऑन द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में डेलीगेशन को सक्सेस नहीं होने का और उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको हमने पढ़ा। ठीक है, एक सेकेंड राइट से इसको थोड़ा सा, ठीक है। ओके, समझे यहां तक बात आप? थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। चलो, समझे यहां तक बात? यानी सुपीरियर के बेसिस पे भी सोच लेते क्या प्रॉब्लम होती है, सबऑर्डिनेट्स के बेसिस पे सोचते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन संगठन रूप में क्या प्रॉब्लम होती है वो भी सोच लेते हैं। अच्छा, ठीक है। चलो, सबसे पहले सुपीरियर की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है, क्या प्रॉब्लम आती है? आई कैन डू इट बेटर माई सेल्फ। एक सवाल सुपीरियर के अंदर, वो घमंड सुपीरियर के अंदर हमेशा आता है कि मैं अगर कोई काम करूंगा तो ज्यादा बेटर करूंगा दूसरों से भी। जैसे मिस्टर अजय को मैं अपॉइंटमेंट और इसके लिए अथॉरिटी देता हूं कि वर्कशॉप की तू जिम्मेदारी देखेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगेगा यार ये देख नहीं पाएगा, मैं ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकता हूं। तो हर चीज में खुद को बेटर मानना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुपीरियर की। जब ये मान लेता है तो वो आगे अथॉरिटी को डेलीगेट, आगे अपनी अधिकारों को आगे नहीं दे पाता। वो अगला इससे बढ़िया तो मैं कर लूंगा, मैं मैनेजर हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं और मैं इससे ज्यादा नॉलेजेबल हूं। सुपीरियर के अंदर ये एक ईगो आ जाता है। और क्या आता है? लैक ऑफ एबिलिटी टू डायरेक्ट। अच्छे मैनेजर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उसको डायरेक्ट करना नहीं आता। जैसे मैंने मिस्टर अजय को दे तो दिया वर्कशॉप के लिए सारी जिम्मेदारी, लेकिन अब मैं उसको डायरेक्शन देना मेरा भी काम है, मैं उसको ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा वो काम कैसे कर रहा है, ये तो मेरा ही जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सोचता हूँ इन चीज़ों में मैं कमज़ोर हूँ, मैं उसको फॉलोअप नहीं ले पाऊंगा, मैं उसके पीछे देख नहीं पाऊंगा, उसको डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। कई बार होता है आदमी खुद अच्छा होशियार होता है लेकिन वो किसी को समझा नहीं पाता। यानी अगर सिंपल सी बात बोलूँ कि नॉलेज होना एक अलग चीज़ है और टीचिंग, पढ़ाना
उसको स्किल वो अलग चीज़ है। यानी कोई चीज़ मेरे पास है, मेरे से भी ज़्यादा किसी लोगों के पास होगा, या किसी टीचर से भी ज़्यादा, अच्छे टीचर से भी ज़्यादा किसी के पास होगा, लेकिन वो उसको समझाने की जो कला होती है वो हर किसी में नहीं हो सकती। तो जो अच्छा होशियार हो सकता है, अच्छी तरीके से उसका कमांड हो सकता है सब्जेक्ट में, लेकिन समझाने में वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये समझाना किसी को, ये भी एक स्किल है, ये भी एक टेक्निक्स है। तो वैसे का वैसा मैनेजर के अंदर लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ टू डायरेक्ट, यानी वो किसी को डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, फीडबैक नहीं ले पा रहा, तो ये अगर उसको पता है कि मेरे अंदर एबिलिटी कमी है, तो वो अपना अथॉरिटी को आगे देगा ही नहीं, वो अपने तक ही सीमित रखेगा और खुद ही सारी चीज मेंटेन करते हुए चलेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस ही कम हो इन सबऑर्डिनेट, अपने जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो अथॉरिटी आगे देगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं ये भरोसे लायक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये वो। तो इस तरीके से उसके अंदर कई बार होता है सुपीरियर को इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, उस वजह से क्या होता है अथॉरिटी डेलीगेशन के प्रॉब्लम भी हो जाती है। राइट, और क्या हो सकता है? अनविलिंगनेस टू लेट गो। एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक सुपीरियर के अंदर कि वो अनविलिंगनेस टू लेट गो, यानी वो अपने पास से पावर को छोड़ना, उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। वो बोलते हैं मेरे पास से कोई चीज जानी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो। अब वो उसको पता है कि ये पावर भी मेरे पास से गई तो वो उसके पास अथॉरिटी आ गई तो मुझसे नहीं पूछेगा, वो खुद से डिसीजन ले लेगा, तो मेरी पूछ कम हो जाएगी। और इस तरीके की सोच जो सुपीरियर के अंदर आती है, तो डेलीगेशन में सबसे बड़ा इशू ये आते हैं। तो ये देखें ज्यादातर ये जो सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, सारी ईगो को लेकर, उसके आत्मसम्मान को लेकर ठेस पहुंचते हुए सुपीरियर ने ये प्रॉब्लम, इसलिए डेलीगेशन सक्सेस नहीं हो पाता। किसके पार्ट से अपन पढ़ा? सुपीरियर के पास से। अब अपन पढ़ा सबऑर्डिनेट के पार्ट से भी कई दिक्कतें आती है। जैसे सबसे पहली दिक्कत आती है फियर ऑफ क्रिटिज्म। फियर ऑफ क्रिटिज्म, उसको लगता है कि भैया जिम्मेदारी ली तो ऑब्लिगेशन भी आएगा, ऑब्लिगेशन आया और तो फिर अगर कोई चीज करने गए हम तो उसका क्रिटिज्म भी मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, और उस क्रिटिसाइज के डर से वो हाथ में पावर नहीं लेता है। तो डेलीगेशन यहाँ सबऑर्डिनेट के पार्ट से भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो क्या है? फियर ऑफ क्रिटिज्म। और क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात। उसके अंदर खुद के अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता सबऑर्डिनेट के अंदर कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा, नहीं सर मेरे से नहीं होगा, सर आप ही करो, मैं लायक नहीं हूं। तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, इसीलिए डेलीगेशन कई बार फेल हो जाता है। और क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी हो जाती है टू डू द जॉब, जो कार्य उसको दिया है उस कार्य को करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। तो रिसोर्सेज की कमी होने से एफिशिएंटली वो काम जो काम है वो काम नहीं कर पाता, तो वो काम करना ही छोड़ देता। कई बार होता है ना, पुलिस वाले मूवी में देखोगे ना, कोई अच्छा डिपार्टमेंट के लिए ईमानदारी से काम करता है लेकिन दूसरे लोग उसको करने नहीं देते, तो फिर वो भी बेईमान हो जाता है इस तरीके से। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज टू डू जॉब एफिशिएंटली, स्टार्टिंग में कोशिश करता है लेकिन बाद में वो भी उनकी तरह हो जाता है। और क्या है? इनएडिक्वेट इंसेंटिव्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत मैं मानता हूं सबऑर्डिनेट्स में। इंसेंटिव्स को आप रिवार्ड्स मान लीजिए। इनएडिक्वेट इंसेंटिव या इनएडिक्वेट रिवार्ड्स मतलब जितना कार्य वो किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए करेगा, ज्यादा जिम्मेदारी लेके करेगा, ऑब्लिगेशन लेके करेगा, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में उसको धोखा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बदले में उसको पैसा नहीं मिलता, जिम्मेदारी सब उस हो भी जाएगी, लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा जो पहले वो काम कर रहा था। तो लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ रिवार्ड्स, इस कारण लोग डेलीगेशन ज़्यादा पावर लेना नहीं चाहते। अपने सुबह 7-6 बजे गए ऑफिस गए, शाम को वापस आ गए, या सुबह जो 10 बजे ऑफिस गए शाम को 6 बजे आ गया, इसके ज़्यादा हमको कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके का नेचर रवैया क्या है? कारण, वो कारण ये है, ये सारे कारण हैं कि एक सबऑर्डिनेट्स के, एक एम्प्लॉइज के इस तरीके के क्या होते हैं। और क्या? और एक होता है ओवरबर्डन, ओवरबर्डन ड्यूटीज, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज उसके ऊपर थोपी जाती है। ओवरबर्डन ड्यूटीज ऑलरेडी होती है तो वो आगे से काम नहीं कर पाता और इस तरीके से नहीं करता। और एक सबसे बड़े आता है कि डिपेंडेंस ऑन बॉस फॉर डिसीजन। हर डिसीजन के लिए, चाहे उसके अथॉरिटी उसको दे दी गई हो, लेकिन हर डिसीजन के लिए उसको अपने बॉस के ऊपर डिपेंडेंस रहना पड़ता है। बॉस को पूछना ही पड़ता है, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएंगे, तूने मुझसे पूछा नहीं, तू इतना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये भी एक उसके तकलीफें आती है सबऑर्डिनेट के नजरों से, जिसे डेलीगेशन की प्रॉब्लम माना जाता है। अब संगठन के नजरों से देखें क्या क्या दिक्कत है। तो संगठन के नजरों से सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है इनएडिक्वेट प्लानिंग। डेलीगेशन करना तो चाहता है लेकिन उनके पास प्लानिंग, नियोजन का तरीका, प्लानिंग अच्छी नहीं है, इनएडिक्वेट है या आधी अधूरी प्लानिंग और उसको लगा दिया, जैसे नोटबंदी वाला खेल हुआ था। ठीक है, और क्या? और है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल टेक्निक्स।
एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल टेक्निक्स, और जिसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। क्या एक सबसे बड़ी दिक्कत है, सब करना तो चाहते हैं, डेलीगेशन भी करना चाहता है, लेकिन उसको कंट्रोल टेक्निक और कंट्रोल मैकेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन के पास, संगठन के पास होना चाहिए, वो इफेक्टिव नहीं है। हाँ ठीक है, फीडबैक ले सकते हैं, एक दो बार ले लिया, परफेक्ट तरीके से फीडबैक नहीं, और जब तक फीडबैक नहीं हुआ तो अथॉरिटी डेलीगेट करना नुकसानदायी भी हो सकता है संगठन के लिए। तो संगठन की नज़रों से ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास एक कंट्रोल मैकेनिज्म, इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, प्लानिंग बढ़िया नहीं होती, और क्या, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपिटेंट मैनेजर्स, एक अच्छे मैनेजर्स, एक कंपिटेंट मैनेजर्स की अवेलेबिलिटी उनके पास कम होती है। तो वो उसको भी अपना एक कारण बताते हैं कि भाई इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते एक डेलीगेशन, अच्छा डेलीगेशन, गुड डेलीगेशन हम नहीं करते, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। और क्या है, और एक क्लास पढ़ लेते हैं, अनक्लियर ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स। वो तो आपने देखा ही होगा, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपने सर देखा ही होगा, सुपीरियर को भी देख लिया आपने, सबऑर्डिनेट्स के भी लक्षण देख लिया आपने, और इन दोनों के लक्षण देखे तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, नहीं है समानता, इनके अंदर अथॉरिटी रिलेशन अच्छा नहीं है, इनएडिक्वेट है, अनक्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी संगठन एट ऑल, संगठन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेलीगेशन क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। ये सब आपने सामने बात कर दी, राइट। जब ये दोनों ही इस चीज में नहीं मानेंगे तो संगठन एट लास्ट तो फेल होगा ही होगा, ये सारी चीजें, राइट। तो हमने पढ़ी प्रॉब्लम्स क्या है, डेलीगेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सुपीरियर की नजर से पढ़ी, सबऑर्डिनेट की नजर से पढ़ी, और ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल की नजर से भी हमने इस चीज को समझा और जाना, ठीक है। अब आपके सामने ये बात समझ गई डेलीगेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, उनमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। अब हम समझते हैं डेलीगेशन के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है डेलीगेशन के। तो वो पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। जो आप डेलीगेशन कर रहे हो, पावर को, अथॉरिटी को आगे दे रहे हो, उसके कुछ सिद्धांत है, उसके जो प्रिंसिपल है, कुछ नहीं है, 4 मेजर प्रिंसिपल है। उन चारों को देख लिया, अब सारे चारों के चारों आप पढ़ चुके हो, उसी को वापस उन्होंने बोला कि जब डेलीगेशन करने जाओ तो इन 4 सिद्धांतों का तो विशेष कर ख्याल रखना है, और इन 4 सिद्धांतों पे ही डेलीगेशन होगा। क्या, सबसे पहला उसने बोला ए पार्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कोई दिक्कत है क्या इसमें, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो होना जरूरी है, वो तो मैंने आपको शुरू में कह दिया क्लास शुरू होते ही कि रिजल्ट जब तक आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे, मापदंड सेट नहीं करोगे, तो आपका डेलीगेशन होना ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो आपको सेट करना ही करना है। दूसरा बोलता है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बोला सर, अरे भैया ये भी बात बोल दिया मैंने, बोला जब अथॉरिटी दिया तो उसके साथ ऑब्लिगेशन भी तय करो। जब अपने यहाँ पढ़ा था कि भाई अथॉरिटी के साथ ऑब्लिगेशन भी तय करना है आपको, तो ये देखिए, ये देखो ऑब्लिगेशन क्रिएशन आया था, तो जस्ट पहले आपने उनको अथॉरिटी दी, उसके बाद आपने क्या किया, ऑब्लिगेशन भी दिया। तो इन दोनों में क्या होनी चाहिए, इन दोनों में भी पैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए मतलब जितनी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वो होनी चाहिए, तभी वो काम अच्छा होगा। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या, अथॉरिटी जितनी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समानता। जितनी अथॉरिटी दोगे उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मापदंड रखो, ठीक है। दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा सिद्धांत क्या, वही तीसरा कि जब ये दोनों हो जाए तो अपना अथॉरिटी को डेलीगेट कर दो, अपने पास मत रखो। तीसरा सिद्धांत बोलता है अथॉरिटी को आगे देना ही पड़ेगा, ये हमारा सिद्धांत है। और चौथा बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी सबके अंदर क्या करो, एनकरेज कोऑपरेशन की भावना उनके अंदर पैदा करो, यूनिटी ऑफ कमांड रखो, समझाओ कि हम सब एक ही संगठन के एक ही उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब फैमिली है, और हम एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए सब डेलीगेशन ऑफ पावर किया है। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। अगर नीचे जो आपने पावर डेलीगेट किया तो मिस्टर अजय का नीचे वर्कशॉप में सारा सुने, ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ सर का ही सुनेंगे, आप कौन होते हो बोलने वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सर ने उसको अधिकार दे दी है तो आप यूनिटी ऑफ कमांड मानो और एक जगह से आप अपना डायरेक्शन लो, और जब मिस्टर अजय कहेंगे वो फाइनल होगा तो मिस्टर अजय ही वहाँ पे सुपीरियर होगा। ऐसा नहीं कि मैं अलग से अपनी पंचायत कर रहा हूँ, वो अलग से कर रहा है। तो एक एनकरेज कॉर्पोरेशन की भावना उनके अंदर जगाओ कि जब डेलीगेशन कर दिया दैट मीन्स उसको फॉलो करना है। तो ये 4 प्रिंसिपल है, मुख्यतः प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे डेलीगेशन कार्य करता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में समानता होनी चाहिए, जितनी अथॉरिटी उतनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, और
डेलीगेशन अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड रखना है, जो डेलीगेट कर दिया गया अब उसकी बात को मानना है, राइट। अब जाते जाते अपन एक और बात पढ़ लेते हैं, जब इतनी बातें पढ़ी ली इसके बारे में तो अभी ये बोल रहे थे कि एक अच्छे आपको एक गाइडलाइंस दीजिए फॉर सिक्योरिंग बेटर डेलीगेशन। एक अच्छे डेलीगेशन करने के लिए आपको क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ें आपकी, कुछ दो शब्द आप अपनी तरफ से बोलते हुए जाइए ताकि क्लास खत्म करें अपन, कि एक अच्छे डेलीगेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को इन गाइडलाइंस पे फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात, सबसे पहला मेरे मानने में ये है, क्योंकि मैं लिख के आया हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियरली डिफाइंड, आप भी सोचना, क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड रिजल्ट्स, ये तो होना ही चाहिए सर, ये तो आप भी बोल रहे हो, हम भी बोल रहे हैं, कब से पढ़ ही रहे कि एक क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होने चाहिए, उसके साथ साथ उसके रिजल्ट भी आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए मुझे, एक ये बात, तभी आपका डेलीगेशन अच्छा होगा। और प्रॉपर कंट्रोल्स, जो सबसे बड़ा हमने संगठन पढ़ते समय हमने ये देखा कि कंट्रोल मैकेनिज्म उनका इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, तो वैसे ही बोला जाता है कि आपका क्या कंट्रोल जो सिस्टम है, प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम आप लागू कीजिए, उसके बाद आपका डेलीगेशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और तीसरी बात, क्लियर नॉलेज अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो दायित्व है उसका, एंड ऑथोरिटी टू बी डेलीगेटेड, जो डेलीगेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी आपने डेलीगेट किया उसका क्लियर नॉलेज होना चाहिए, क्लियर चीजें होनी चाहिए, किसी चीज की कोई कमी, मतलब एक दूसरे को भरोसे नहीं रहा, सब चीज क्लियर हो, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही उसकी अथॉरिटी, और जितनी अथॉरिटी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इफ बट वाला मामला नहीं होना चाहिए। और एक जो सजेशन अपन देते हैं वो देते हैं क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो एकदम क्लियर हो, दैट मीन्स सबऑर्डिनेट सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम क्लियर हो, किसी तरीके से भेदभाव या बात को, जैसे सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दिया वो ऑर्डर उसके पास पहुंचेगा जब तक उसके अंदर कोई मिलावट हो जाएगी या पॉलिटिक्स खेली चली जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, किसको कौन रिपोर्टिंग करेगा, कब करेगा, ये सब बात क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ डेलीगेशन में अपने सारी बातें कंप्लीट कर दी अपने कि डेलीगेशन अथॉरिटी होता क्या है, मतलब क्या है, उसके बाद अपने देख लिया कि क्या प्रोसेस है, उसके बाद हमने देखा कि भाई इसकी प्रॉब्लम्स क्या आती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, फिर हमने इसके प्रिंसिपल सिद्धांत, जो 4 मेजर सिद्धांत है वो पढ़े, और एक गाइडलाइंस भी दे दी कि एक अच्छे डेलीगेशन करने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, राइट। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, छोटी सी क्लास है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप मैंने जो समझाया वो हमेशा याद रहेगा, कभी आप इन चीजों को नहीं भूलेगा, और आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपके दिमाग तक पहुंची हो, यही मेरा कार्य है, राइट। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक साथ ही टॉपिक है, इसके नोट्स भी मेरे अवेलेबल है। डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने अलग रखा है, इसका अलग है, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और आप ऐसे उबासी नहीं लोगे, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।